वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, आपके लिए, आपके पेरेंट्स के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपसे जुड़े हर रिश्ते के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला हम सबको दीन और दुनिया की कामयाबी और कामरानी अता फरमाए और जिस मकसद के लिए हम यहाँ पे जमा हुए हैं अल्लाह ताला उस मकसद के अंदर हमें कामयाब फरमाए। यकीनन इंसान अल्लाह ताला की तौफीक और मेहनत के बगैर कुछ भी नहीं है। इंसान जब भी कुछ बनता है तो अल्लाह ताला की तौफीक सबसे पहले है और मेहनत इंसान की। तो मेरा यही ईमान है कि इंसान अगर कोशिश करे और मेहनत करे तो अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता। तो बाज़ वक़्त इंसान पे मुश्किल वक़्त आते हैं, इंसान मुश्किलात से गुज़रता है। तो उन मुश्किलात में गुज़रते हुए बाज़ वक़्त इंसान कभी इतना मायूस हो जाता है कि शायद वो कभी उन मायूसियों को भुला नहीं पाता, मगर फिर भी एक रहमत का बादल आता है और अल्लाह ताला की रहमत बरसती है। तो इंसान के वहनो गुमान में भी नहीं होता कि ये क्या हुआ। तो फिर इसी बारे में कहा गया है, अल्लाह ताला फरमाता है कि वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। फिर अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से इंसान के वहनो गुमान में भी कुछ नहीं होता। सो टूटे हुए दिल से भी अल्लाह ताला से ही उम्मीद लगानी चाहिए और खुश दिल से भी अल्लाह से ही उम्मीद लगानी चाहिए, क्योंकि हमारी तमाम तर उम्मीदों को पूरा करने वाला वो मालिक ही है। इंसान को दे ही क्या सकते हैं। तो अल्लाह ताला से पुख्ता उम्मीद लगाएं और अल्लाह ताला से मांगे, खैर मांगे। अल्लाह खैर देने वाला है। अल्लाह हमारे नसीब में वो करे जो हमारे लिए बहुत बेहतर है और अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतों से नवाज दे। तो मोहतरम स्कॉलर्स, आज जैसा कि हस्बे वादा आपसे डिस्कशन में जो आज हमने देखना है वो है हमारा इंटरव्यू। और इंटरव्यूज़ ये सारे आपने कल की क्लास भी दी है, इससे पहले भी दी है और अभी मज़ीद ये चलती रहेंगी। तो असल में इतनी बड़ी क्लासेस को चलाने का और इतने अरसे से चलाने का एक मकसद है कि ये सवालात यही होंगे, ये बातें यही होंगी। सिर्फ आपको पैटर्न सिखाना है कि आप इस पैटर्न पे बोलें, आप इस पैटर्न पे बात करें, आप उनको समझाएं, कायल करें। हर चीज़ का एक ही रुख नहीं होता, हर चीज़ के 2-3 पहलू भी हो सकते हैं। एक बात जो एक तरह से समझ आ रही है वो दूसरी और एंड से भी आपको समझा सकते हैं। सो इस लिहाज से अपने अंदर इन लेक्चर्स को सुनने के बाद आपके अंदर इम्प्रूवमेंट्स आनी चाहिए कि आप किस कदर, सर इसको ख़त्म करें, इसको आप किस कदर बेहतर तरीके से लेके चल सकते हैं, किस कदर आप इसको आप अपनी आने वाले जो इंटरव्यू है उसको उसके लिए बेहतर समझ सकते हैं। सो इन चीज़ों से सीखने के लिए, इन चीज़ों से सबक लेने के लिए हमें आगे बढ़ना है और ये सुनना है। तो इसीलिए हमने कोशिश की है। तो अभी हमारे इंशाल्लाह ये आगाज़ मैं आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये 2020 से मैंने आगाज़ किया है और यकीन जानिए उस वक्त कुछ सिंगल एकेडमी भी नहीं थी, सिंगल एकेडमी भी नहीं थी जो ऑनलाइन ऐसी तैयारी करवा रहे हो। मेरे एक दोस्त थे मैथ के, वो करवा रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आती ये क्या है। और उस वक्त फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह ये शुरू किया। सिर्फ और सिर्फ पहले स्टार्ट में 10 लोग थे, फिर 25 लोग की क्लास रही हमारी और उसके बाद टेस्ट सेशन में लोग आते गए, तो एक काफिला बनता गया, एक कारवां बन गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ये सैकड़ों लोगों पे और एक सेशन ही बल्कि कई सेशन पे मुश्तमिल है। तो ये अल्लाह ताला का फजल है। बाकी जिस दौरान इंसान जब अल्लाह ताला किसी को रोज देता है, अल्लाह नवाजता है, तो उसके सबसे ज़्यादा मुखालफ अपने लोग होते हैं, और उनकी भरपूर कोशिश होती है कि वो किसी न किसी एंगल से
इंसान की ज़ातियात पे, इंसान के इस अमल पे वो हमला करे, मगर अल्लाह की ज़ात साथ है और हमेशा साथ रहा है, और अल्लाह ताला ही साथ देने वाला है। इंसानों से उम्मीद ही क्या इंसान को करनी चाहिए। सो आपको भी अल्लाह ताला उरूज देगा। कई लोगों को अल्लाह ताला ने दिया, फिर आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग आपसे आपसे बेजाई हसद करना शुरू कर देते हैं, बेजाई आपसे लगना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे मसाइल का भी सामना रहा, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सारे हालात काटे हैं, वक्त काटे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, एक लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये एक नेकी का काम है, इस बुनियाद पे कि आज हमारे जरिए से किसी का रिज़्क लगता है, किसी के लिए एक पुल का किरदार अदा करते हैं, तो कल वो हमारे लिए दुआ करेगा, तो इंशाअल्लाह वो दुआएं ही हमारे लिए उन तमाम आफात, बुरी नीयतों, हसद से बचाने के लिए काफ़ी होंगी। तो अल्लाह ताला हम सबको हासिदीन के हसद, शरारतियों की शर से महफूज फरमाए, क्योंकि ये बदतरीन चालें होती हैं जो दुश्मन और अपने लोग चलते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए। आज हम अपने इंटरव्यू की बात करते हैं। एक मरहला था, मायूसियत भी थी। मेरे सेकंड अटैम्प्ट थी ये वाली लेक्चर इस्लामियात की, और फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा टेस्ट नहीं क्लियर था, बिकॉज बड़ी मसरूफियत में थे हम। लाहौर में सिर्फ इनकम हो रही थी, क्योंकि अपने अखराजात को पूरा करना भी वहाँ पे बड़ा इशू होता था। खैर उस वक्त पढ़ा नहीं, मैं ये भी समझता हूँ। दूसरी अटैम्प्ट थी मेरी, और दूसरी अटैम्प्ट में अल्हम्दुलिल्लाह 1 अगस्त का महीना था, जिसमें काफ़ी सारे टेस्ट हुए थे, और एक ही वीक में मेरे 4 टेस्ट हुए थे। और वो वीक था 6 से लेकर 12 6 यानी कि 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक एक हफ्ता था, जिसमें मेरे 4 टेस्ट थे, और उसमें से एक NTA से था। फर्स्ट टेस्ट जो था वो गैट का था PhD के लिए, तो वो मैंने दिया। उसके बाद उलूम इस्लामिया से PhD का डिपार्टमेंटल टेस्ट था, फिर शेख ज़ैद इस्लामिक सेंटर में डिपार्टमेंटल PhD का टेस्ट था, और लास्ट 12 तारीख को मेरा लेक्चरर इस्लामियात का टेस्ट था। तो मॉडल टाउन सेंटर था, वहाँ पे गए अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जब टेस्ट दे के वापस निकले ना, तो पसीने थे और परेशानी थी, क्योंकि पेपर जिस कदर उम्मीद थी वैसा नहीं आया था। खैर अल्लाह ताला ने फजल किया, और जब 29 अक्टूबर को रिजल्ट आया तो अल्लाह ताला ने कामयाबी दी, और वो चारों के चारों टेस्ट मेरे एक वीक में जो दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह सब में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी दी, और सब में पास हुए। तो उसकी बुनियाद पे मेरा PhD का भी एडमिशन भी हो गया अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब यूनिवर्सिटी में, मॉर्निंग प्रोग्राम, रेगुलर प्रोग्राम में। तो अब उसके बाद 13वें दिन हमारा इंटरव्यू आ गया। अब इंटरव्यू के लिए थोड़ा सा परेशान था मैं, इस वजह से कि इंटरव्यूज हमारे चले थे मेल के, क्योंकि 27 सीटें थी, और मेल के 151 आई थिंक लोग थे हम। तो उस वक्त 151 में से जो पहला ग्रुप था, जिनके पहले दिन इंटरव्यूज थे, उसमें मेरा नाम था, और 8 दिन इंटरव्यू होते रहे हैं। तो अब इस वजह से परेशान था कि यार पहला मेरा ही आना था, क्योंकि परेशानी थी कि बंदे को होता है, बंदा पूछ लेता है बाहर किसी से, या क्या चल रहा है, क्या क्या पूछ रहे हैं, जैसे हर तालिब इल्म को एक होता है। तो खैर हमने अल्लाह का नाम लिया, और फजल खुदा वहाँ पे पहुँचे। थीसिस मेरे पास नहीं था, मुझे थोड़ी सी लेट हो गई, क्योंकि मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में गया, और वहाँ पे अपना थीसिस MPhil का लिया, और वो लाइब्रेरियन देते नहीं थे। फिर एक साल का फ़ोन करवाया डॉक्टर एहसान और गौरी साहब को, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, बहुत उम्दा है, बहुत अच्छे, बहुत नफीस इंसान है। तो उनकी मेहरबानी से थीसिस मुझे मिल गया, और मैं आधा घंटा लेट पब्लिक सर्विस कमीशन में मैं वहाँ पे पहुँचा, और वहाँ पे अटेंडेंस लगाई, और अटेंडेंस लगा के हम बैठ गए वहाँ पे। खैर ये एक प्रोसेस हो गया। अब वहाँ पे एक इंतज़ार का अरसा है। इंतज़ार का अरसा बड़ा बड़ा मुख्तलिफ होता है, और बड़ा मुश्किल होता है थोड़ा सा। उसकी वजह, जिसका माइक है उसको रिमूव कर दे सर, उसको रिमूव करें, ऑप्शन ही नहीं। तो ये बड़ा मुश्किल होता है मरला। खैर इंतज़ार होता रहा। चौथे नंबर पे मेरा नंबर था इंटरव्यू देने के लिए। तो इससे पहले 2-3 लोग गए। एक पर्सन वो था जिसका डोमिसाइल का मसला बन गया, और उसको उन्होंने इंटरव्यू से निकाल दिया। एक पर्सन वैसे गया, उसको उसके साथ भी बड़ा सख्त रवैया था। अब ये सारी चीज़ें हम देख रहे थे बाहर, क्योंकि उनको खड़ा नहीं होने दे रहे थे, वापस भेजी जा रहे थे, पूछ नहीं सकते थे हम, मगर ये बातें उधर खड़े खड़े वो कर रहे थे। तो इसके बाद हाथों से पसीना था, थोड़ी सी टेंशन तो होती है ना बंदे को, मगर मैं ये समझता हूँ कि आपको इसको स्ट्रेस को काबू करना है। जिस कदर आपने स्ट्रेस को काबू किया ना, तो आप बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, ये सारा मसला हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं बार बार जो है ना मुंह धो रहा था, और जो है सूरह यासीन हल्की हल्की दिल में पढ़ रहा था।
तो अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरस्कून हुआ। वहाँ पे मैंने देखा कि एक दो लोग जो है ना, मैं चूँकि वाइट मेरा सूट था और सर्दियों के दिन थे, 13 नवंबर ये मेरा इंटरव्यू था। 13 नवंबर आई थिंक नवंबर 11वां महीना होता है, 2017 रोज सोमवार, ये मेरा इंटरव्यू था। और पब्लिक सर्विस कमीशन में हम पहुंचे, वो सारा मामला शुरू हुआ। तो वहां पे देखा कई लोगों के पास वेस्टकोट थे और घड़ी शड़ी, और कईयों ने बैट शर्ट पहने हुए थे, कई बड़े बड़े पगड़ियों वाले भी थे। खैर मेरे पास नहीं था कुछ भी। तो मेरे एक दोस्त थे अबैदुल्ला साहब, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, आई थिंक उनका इंटरव्यू हो गया था या मेरे ख्याल से होना था, मेरे बाद उनका नंबर था तो, या फिर मेरे से पहले था, मुझे नहीं आइडिया। पर उनसे उन्होंने एक वेस्टकोट पहना हुआ था और उनकी एक घड़ी वाच पहनी हुई थी। तो मैंने उनसे मुस्तार ली, मैंने कहा ये मुझे दे दीजिए और मैं इंटरव्यू दे के आपको वापस करता हूँ। और उन्होंने शक्ल की, वो वेस्टकोट मुझे दी और मैं वाच पहन के बापू शबू बन के मैं अल्हम्दुलिल्लाह अंदर गया। और यकीन जानिए ये माँ बाप की दुआएं होती हैं, जब इंसान अंदर जाता है, मैं जैसे ही अंदर गया तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन हो गए। और बड़े पुरस्कून अंदाज में मैं वहाँ पे बैठा और मैंने वहाँ पे अपना थीसिस अपने पास रखा, अस्सलाम वालेकुम कहा, तो इंटरव्यू स्टार्ट होता है। ओके, स्टार्ट ऐसे हुआ कि जी आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। मैंने करवाया, अपना नाम बताया, वाले साहब का नाम, मैट्रिक से शुरू करने लगा। उन्होंने कहा नहीं जस्ट लास्ट डिग्री बताएं। तो मैंने कहा सर मेरी लास्ट डिग्री ये है। अच्छा, फिर उन्होंने कहा एमफिल में तो आपका बहुत अच्छा CGPA है, हालांकि अच्छा इतना तो नहीं था, 3.63 था, तो बहरहाल फिर भी अच्छा था। उन्होंने कहा बहुत अच्छा CGPA। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह सर शुक्र है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये बताएं कि तो ये CGPA, पहला क्वेश्चन मुझसे यही हुआ था कि ये CGPA क्या है। और यकीन मानिए लास्ट नाइट जो हमने इंटरव्यू की तैयारी कर रहे थे उस वक्त, तो उस वक्त रात को मुझे ये किसी ने बताया था कि ये CGPA और GPA क्या है। और डायरेक्टली मैं, ऐसे हादसाती क्वेश्चन हो जाते हैं। लास्ट टाइम जैसे मैंने एक बच्ची से अपने इंटरव्यू में पूछा था कि आप अपने हस्बैंड को दूसरी शादी की इजाजत देंगे, उससे जाते साल यही सवाल हुआ कि आप अपने हस्बैंड को दूसरी शादी की इजाजत देंगे। यानी कि ऐसे हादसाती तौर पर हो जाता है। CGPA मैंने बताया कॉम्पिटिटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। उसके बाद उन्होंने पूछा आप क्या कर रहे हैं। मैंने कहा मैं एज अ प्राइमरी टीचर हूँ, PST गवर्नमेंट टीचर हूँ और पढ़ा रहा हूँ प्राइमरी स्कूल में। तो अच्छा, उन्होंने कहा आप एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन क्या है, मैंने एजुकेशन बताया। उन्होंने कहा अच्छा इसकी कितनी किस्में। मैंने ये नहीं बताया कि एजुकेशन ये है और इसकी कितनी किस्में ये। मैंने स्टेप बाय स्टेप, उसने चेयरमैन ने ये सवाल चल रहे हैं क्योंकि मेरा इंटरव्यू एजुकेशन में चला गया उस वक्त। अच्छा, उन्होंने पूछा एजुकेशन क्या है, मैंने एजुकेशन बताया। कितनी किस्में, मैंने कहा सिर्फ 3 किस्में हैं सर। उन्होंने कहा कौन कौन सी है, मैंने रस्मी, गैर रस्मी और नीम रस्मी, फॉर्मल इनफॉर्मल, ये वाली नॉन फॉर्मल, ये मैंने बता दी। अच्छा, फिर उन्होंने कहा आप इनकी डेफिनेशन करें। फिर मैंने फॉर्मल की, नॉन फॉर्मल की, फॉर्मल की मैंने डेफिनेशन की। एक डेफिनेशन में ना मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। उस वक्त जाहिर बात है मुझे आइडिया नहीं था इस तरफ चले, क्योंकि ये इब्तदा में यही सारे सवाल चलते गए। तो इनफॉर्मल में मैंने फिर चेयरमैन ने मेरा साथ दिया इसमें ना, नहीं यार आप इसकी मिसाल ये नहीं सही बता रहे, तो आप इसकी मिसाल। मैं क्या सर ना इसकी मिसाल मेरे माइंड में ये है कि जैसा कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है ना, तो ये वाली जो तालीम है ये नीम रस्मी हो सकती। हाँ, उन्होंने कहा बिल्कुल अब ठीक है। तो अच्छा, इसके बाद मुझे एक दो क्वेश्चन भूल गए, मुझे अभी याद नहीं है वो वाले एग्जैक्ट। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा अच्छा आप ये बताएं कि पहले एडमिरल कौन थे। चेयरमैन ने पूछा। तो मैंने कहा हज़रत अब्दुल्ला बिन कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो फिर पूछा उन्होंने कि आप ये बताएं कि पहले बहरी बेड़ा जो है वो उसका क़याम किसने किया। मैंने कहा हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। और ये कब हुआ, मैंने वो भी बता दिया कि 28 हिजरी के लगभग बरन वहां पे हज़रत अमीर मुआविया जब कब्रस की फतह हुई उस वक्त। अच्छा, उन्होंने कहा कि पहले बहरी बेड़े में जहाज कितने थे। अब उस वक्त मैं ना श्योर नहीं था क्योंकि ये 2015 में भी सवाल आ चुका है और मैंने ना 2 जगह पे इसका डिफरेंट जवाब पढ़ा है, एक 500 वाला पढ़ा है और एक 1700 वाला पढ़ा है। अब मुझे श्योर नहीं था। मैंने कहा सर मैंने ना 2 जगह पे इसको डिफरेंस पढ़ा है, एक जगह पे 500 है और एक जगह पे 1700 है, मगर मजीद मैं इस पे सर्च कर रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं इस पे मजीद पढ़ूंगा। ये बात मैंने कहा थी क्योंकि मैं श्योर नहीं, मैं मजीद पढ़ूंगा इस पे। उन्होंने कहा चलो ठीक, बहुत अच्छा। उसके बाद मुझे उन्होंने रेफर कर दिया साथ में ये माइक एक मिनट।
हाँ जी, ये लोग ना समझते नहीं है मेरे ख्याल से, बार बार हम कहते हैं और तकरीबन 2 साल से कह रहे हैं माइक म्यूट होना चाहिए, उसके बावजूद भी म्यूट नहीं करते लोग। पता नहीं कौन सी जुबान समझते हैं। अच्छा खैर, कहाँ हम बात कर रहे थे हाँ, सब्जेक्ट वाले की तरफ उन्होंने रेफर कर दिया। अब उन्होंने मुझसे पूछा आपके हाथ में, मैंने कहा सर ये मेरा एमफिल का रिसर्च वर्क है। तो उन्होंने कहा क्या टॉपिक है इसका, उन्होंने थीसिस पकड़ लिया, मैंने कहा ये लीजिए सर। अच्छा, इस दौरान ना एक चीज मैंने बड़ी की थी, जिसका क्वेश्चन था मैं उसकी तरफ मेरी नजर होती थी, उसकी तरफ मैं देखता था और उसका जवाब देते हुए मैं दूसरे को भी कायल करने की कोशिश करता था। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने देखना है कि आई कॉन्टेंट जो है ना वो बड़ा वहां पे माना रखता है, आपने इसका बड़ा ख्याल करना है, क्योंकि आप पहले किसी का सवाल सुने फिर बोले। फिर उन्होंने सवाल किए मेरे थीसिस से, किए कैसे काम किया, क्या क्या किया, वो 5-7 सवाल मेरे थीसिस से हो गए। अच्छा, उसके बाद सब्जेक्ट एडवाइजर सवाल कर रहे थे और उन्होंने मुझसे पूछा अशरा मुबशरा के नाम बताएं, इन चारों खुलाफा के अलावा बाकियों के नाम बता दें। मैंने नाम बताए। फिर सुलह हुदैबिया पूछी, वो मशीन चल गई 1 सवालात की। सुलह हुदैबिया की कितनी शर्तें वो बताई। इब्ने माजा क्यों कहा जाता है ये पूछा। फिर इसके अलावा 2-3 सवाल और थे जो भी मेरे जहन में नहीं है। अब क्रॉस क्वेश्चनिंग चेयर मैंने शुरू कर दी ड्यूरिंग जो है ना सब्जेक्ट एडवाइजर के। क्रॉस क्वेश्चनिंग जो है वो चेयर मैंने शुरू की, और ये करेगा, ये करता है, यानी कि ये नहीं है कि वो एक दफा सवाल करके चुप हो जाएगा। हाँ, वो जब 2-3 सवाल वो कर लेंगे तो उनके सवालात पे भी वो सवालात करता रहेगा, आपसे बात करता रहेगा, आपसे दलाइल लेता रहेगा। तो उन्होंने मुझसे क्वेश्चन शुरू कर दिया कि अच्छा आप ये बताएं कि मुसलमानों के बड़े बड़े अजीम सिपहसालार गुजरे बनो भैया दौर के, वो कौन कौन से हैं। मैंने कहा सर खुतैबा बिन मुस्लिम है, तारिक बिन ज़ियाद है, मूसा बिन नसैर है, तो ये मोहम्मद बिन कासिम है। तो अच्छा ये इनके साथ क्या सलूक हुआ था। मैंने कहा सर इनके साथ ये हुआ था, इनके अच्छा वो गलियों में भीख मांगता हुआ कौन है। मैंने कहा सर वो मूसा बिन नसैर के हवाले से आता है कि वो जो है ना गलियों में भीख मांगते हुए पाए गए। तो इसके बाद फिर उन्होंने कहा कि खुतैबा बिन मुस्लिम के साथ क्या हुआ। मैंने कहा उनको कत्ल करवा दिया गया, और जो है मोहम्मद बिन कासिम को जो है वो कत्ल करवा दिया गया। बड़ा ये सवाल चलते रहे। इसके बाद इनके साथ किसने बुरा सलूक किया था। मैंने कहा ये सुलेमान बिन अब्दुल मलिक थे। अच्छा खैर, फिर ये हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने क्वेश्चन जो है ना सब्जेक्ट एडवाइजर ने भी किए एक आधे और क्वेश्चन को, मुझे वो याद नहीं अभी तक। फिर उन्होंने रेफर किया, थर्ड एक पर्सन मैम थी, आई थिंक वो भी सब्जेक्ट की थी। उन्होंने मुझसे सवाल करना शुरू किया, अच्छा आप अखबार पढ़ते हैं। मैंने कहा यस मैम। अच्छा कौन सा अखबार पढ़ते हैं। मैंने कहा मैं नवाए वक्त पढ़ता हूँ। तो उन्होंने पूछा अच्छा उनके एडिटर कौन है। अब मुझे ना उन दिनों में ना एक नई उनकी रमीज़ा जो है निज़ामी आई थिंक आई थी। तो मैंने उनको कहा कि मैम इनके मजीद निज़ामी और हमीद निज़ामी इनके बानी हैं, तो वो फौत हो गया, मगर अब उनकी कोई बेटी है, तो मुझे एग्जैक्ट उनका नाम नहीं अभी जहन में, मगर कोई खातून है जो अभी एडिटर है। अच्छा चले ठीक है, आप ये बताएं कि इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह की कोई 2 किताबों के नाम। मैंने उनके एक किताब को उस वक्त मेरे जहन में आया, दूसरी किताब का जहन में नहीं है। मैंने कहा मैम मेरे माइंड में एक किताब है, दूसरी का भी मेरे जहन में नहीं है, सॉरी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा आप ये बताएं कि तकाबले दयान पे कोई 2-4 किताबें जो लिखी गई हैं उनके हवाले से बता दें। तो मैंने वो बताई। इसके बाद जो हुआ ना वो सवाल था, फिर शेर मैंने का सवाल आया बीच में, अच्छा आप ये बताएं कि मशरकी पाकिस्तान को मशरकी पाकिस्तान क्यों कहते हैं, यानी कि उसका पुराना नाम। ये मुझसे सवाल किया कि मशरकी जो है ना मशरकी पाकिस्तान का पुराना नाम क्या है। मैंने कहा उसका नाम पुराना नाम, मैं ऐसे कंफ्यूज हो गया क्योंकि ये सिचुएशनल क्वेश्चन था, ऐसे कंफ्यूज हो जाता बंदा। अच्छा मैंने सोचा थोड़ा सा, मैंने कहा सर मशरकी पाकिस्तान का पुराना नाम जो है वो है जो है मशरकी बंगाल, यानी कि बंगाल उसका नाम पुराना नाम है। बंगाल भी नहीं था पूरा, क्योंकि मगरबी बंगाल तो इंडिया में चला गया, और उसके बाद मशरकी बंगाल ये था पाकिस्तान के पास इसको। तो पहले उन्होंने कहा बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है, ये पूछा था सवाल कि बांग्लादेश का पुराना नाम क्या है। मैंने कहा सर उसका पुराना नाम बंगाल, मैंने नहीं सर उसका नाम मशरकी पाकिस्तान। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं इससे पहले क्या था, मैंने कहा वो बंगाल था, तो और मशरकी बंगाल। अच्छा उन्होंने फिर एक सवाल पूछा मुझसे, मैं बड़ा इस पर कंफ्यूज भी हुआ और मैं सोचने लगा क्योंकि सिचुएशन ऐसी थी। वो कहने लगे अच्छा ये बताएं कि मशरकी पाकिस्तान कहाँ पे वाक़ है। तो मैंने कहा ऐसे सोचने लगा कि इधर फलां मगरब, मैं ऐसे कहने, वो कहने लगा चलो मैं मगरब, मैंने कहा नहीं सर मशरक है, तो मशरक में वाक़ है।
तो वो हंसने लगा चेयरमैन, वो कहता है ये जनरल नॉलेज का सवाल था, मतलब जनरल असेसमेंट थे। मैंने कहा यस सर। अच्छा, उसके बाद मैडम ने सवाल किया कि अच्छा बेटा आप ये बताएं कि मुकालमा बैनुल मज़ाहब ये क्या है, तो ये किस तरह वर्क कर रहा है। तो फिर मैंने मुकालमा बैनुल मज़ाहब पे बात की और उस पर डायलॉग के हवाले से बताया। तो इसके साथ एक आधा क्वेश्चन और होगा, और मैंने शुक्रिया अदा किया और वहाँ से चल निकला और बड़ा मुतमिन था, अल्हम्दुलिल्लाह मुतमिन था बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो गया था मेरी मेरी सोच की बनिस्बत। तो अल्लाह ताला का फजल है कि फिर मेरे इंटरव्यू में मुझे जो है 80 मार्क्स मिले और मैं मेरिट नंबर 11 पे मेरी सिलेक्शन हुई। तो ये 2017 का मेरा जो एक इंटरव्यू था उसका हाल था, और अल्लाह ताला ने फिर कामयाबी दी। बेसिकली मैं ये समझता हूँ कि बाहर मुझे बड़ी घबराहट थी, मगर जैसे मैं अंदर गया हूँ तो मैं बड़ा नॉर्मल था और बहुत चीज़ों को ऐसे इंजॉय कर रहे थे, यानी कि बात कर रहे थे। जब ये सिचुएशन हो ना कि आप उनकी बातों को इंजॉय करें, आप ये ना सवाल को सवाल ना समझें, आप एक डिस्कशन समझें कि हमने अंदर डिस्कशन करनी है और अच्छी करनी है, ठीक है। तो उस फिर आप देखिएगा कि आपका इंटरव्यू कितना अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम प्रेशर की वजह से गलत कर जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम सही होते हुए भी हम बहुत ज़्यादा जो है ना उसको गलत कर के जाते हैं, और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिचुएशनल होती है, जिसपे थोड़ी सी बस आपने सोच देखनी। बात का ना हमारे पर्सन को ये जल्दी होती है कि अगले बंदे ने सवाल पूछा तो उसका एक सेकंड के अंदर जवाब दे, लाजमी नहीं है। आप उनके सवाल को सुने, उनके सवाल को समझें, उनके सवाल को सुनने समझने के बाद आप कोई रिप्लाई करेंगे तो आप तसल्ली के साथ करें, क्योंकि जब जल्दी करते हैं तो फिर आप फंस जाते हैं। तो ये एक इंटरव्यू के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आप अगले बंदे को सुने पहले और फिर जवाब। अच्छा, मुश्किल सूरत हाल से भी निकलने के लिए भी आपके पास मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ आराम, मुख्तलिफ थॉट्स होनी चाहिए। आप फर्ज कीजिए आपसे वो सवाल कर रहा है कि आप ये बताएं कि जो है ना फिक्र के हवाले से अगर आपको सवाल कर लिया गया है कि इबारत नस में कोई कुरान की कोई मिसाल दे दें, या फिक्र के हवाले से जाई जा रहा है और आपको कुछ सवाल नहीं पता, तो फिर वहां से निकलने का क्या तरीकाकार है। तो आप कह सकते हैं कि पहले उनका सवाल सुने, सर आपका सवाल बिल्कुल ठीक है, और मगर मेरा मुताला फ़िक्र की बनिस्बत मैं तकाबुल ध्यान पे मेरा मुताला ज़्यादा, मैंने इस पर अच्छी किताब पढ़ी है, तो मगर फ़िक्र के अंदर मैंने अभी उतनी किताबें नहीं पढ़ी, तो मैं तकाबुल ध्यान अगर मुझसे बात करें तो मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से जवाब दे सकता हूँ। अच्छा, इस पे वो थोड़ा सा रिएक्शन भी दिखा सकता है कि अच्छा तो फिर आपने फिक्र को पढ़ा ही नहीं है तो इससे सवाल नहीं कर सकते हम। नहीं सर, आप कहें नहीं सर ऐसा नहीं, बल्कि मेरे मुताला में अभी इन दिनों में या चंद दिनों में मेरा इंटरेस्टिंग जो सब्जेक्ट रहा है वो ये रहा है, तो मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ इस सब्जेक्ट को पढ़ूँ। इस पर भी इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि आप जो कमियाँ रहती हैं इंशाल्लाह उम्र है इंशाल्लाह वो पढ़ते रहेंगे। तो इस लिहाज से मुश्किल सिचुएशन से बनिस्बत ये कि आप सवालात में जाते जाते फंस जाएं, इससे बेहतर है कि आप एक वक्त में पहले निकल आए वहां से। तो जब निकल आएंगे तो फिर ये है कि आगे जाके आपको मुश्किल नहीं आएगी, यानी कि आगे जाके आपने गड़ा दे के वापस मुड़ना है तो पहले मुड़ जाए, ठीक है। मगर ये ना हो कि आप कोई भी ऐसा सवाल आ जाए छोटा मोटा, अगर आता है उसका जवाब दे, अगर आपको लगता है कि अब ये सवाल मुश्किल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि वो सवालात से सवालात निकालते जाएंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। सो इस लिहाज से आपने इंटरव्यू देखें, ये वक्त सारा मैक्सिमम 8 से 12 मिनट का होता है, ज़्यादा नहीं होता, मैक्सिमम इतना होता है। हाँ, बहुत सारे लोगों से कभी ये हो जाता है कि वो 30 मिनट भी चलते ही जाते हैं, मगर एवरेज जो इंटरव्यू है वो आपका 10 मिनट का है, इससे ज़्यादा नहीं है। 10 मिनट के अंदर वो आपको वो परख लेते हैं, तो आपके डॉक्यूमेंट्स वो पहले भी चेक कर रहे होते हैं, ये भी सारी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं। ये इस लिहाज से आपने अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है, जो आपने वहाँ पे बयान किया है, ये लगाया है, ये लिखा है, उसको आपने बयान करना है। गलत बयानी नहीं करनी, झूठ नहीं वहाँ पे बयान करना। और आपके गैप का लाजमी सवाल हो जाता है कि आपकी तालीम में इतना गैप है या आप इतने साल क्या करते रहे हैं, ये भी हो जाता है। बच्चों के हवाले से अगर कोई हमारी बहनें शादीशुदा हैं तो उनको बच्चों के हवाले से सवाल हो जाता है, आपकी घरेलू जिंदगी कैसी चल रही है। बास का हमारी फीमेल ऐसी कुछ है बहनें जिनके ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, तो वो भी वहाँ पे बयान करना शुरू कर देती हैं, और वो जो होता है ना रोना धोना, ऐसे वो बयान करना शुरू कर। देखिए, किसी से रहम की उम्मीद ना लगाएं,
हाँ, आपकी अगर एक्चुअल कंडीशन वही है तो आप वो बता सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। बल्कि बाज़ का पिछली दफ़ा तो बहुत ज़्यादा असलम न्याज़ी ने ऐसे सवालात किए थे बच्चियों से कि उनकी, और यही वजह है कि लास्ट टाइम जितनी भी तकरीबन 70% गर्ल्स लगी हैं वो मैरिड लगी हैं, और ज़्यादा एजड जिनकी एज हुई थी, जैसे मारिया खालिद है, जैसे बाकी जो इस तरह की बच्चियां जो है माशाल्लाह, मगर उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है वो उस बच्ची ने भी, कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको टॉप पोजीशन पे दी है। यानी कि ऐसा देखा गया है जिनके बच्चे थे तो पिछली दफ़ा असलम न्याज़ी ने ऐसे किया है, मगर कई लोगों को ऐसे भी बच्चियां हैं जिनको जो है ना वो उनकी शादी नहीं थी। तो ये खैर किस्मत होती है, नसीब होता है, इंसान मेहनत करता जाए और उसके साथ आगे चलता जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर नवाजता है। तो ये रुदास सुनाने का मकसद ये होता है कि आपको सिचुएशन कैसे हैंडल करनी है ये आपको आना चाहिए, आपको डिस्कशन कैसे करनी है ये आपको आना चाहिए, आपको उम्दा अंदाज में चलना है, आपको उम्दा अंदाज में चलना है और अपने आप को साबित करना है कि हम बेहतर हैं। बाकी अल्लाह ताला से दुआ करनी है, पेरेंट्स से दुआ करनी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला भरपूर कामयाबियां देगा। ये आज मेरे जो इंटरव्यू था ये वो वाला है। इसके बाद जो है अब आप लोग जो है कोई क्वेश्चन करना चाहें तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला हमारे सैटरडे को हमारे डॉक्टर हाफिज जमशेद अख्तर साहब की क्लास है, वो आप लीजिएगा। और अब्दुल्ला रेहान साहब हमारी क्लास के जो मेरिट नंबर 3 पे थे लास्ट ईयर, तो उनका भी इंटरव्यू कल या फिर हम इंशाल्लाह संडे को शेड्यूल करेंगे। तो ये सिलसिला हमारा चलता रहेगा ताकि आपको समझ आए, आप चीज़ों को परखें। तो इंशाल्लाह उस्मान साहब से मैं मजीद क्लासेस का भी कहा है, मजीद वो क्लासेस भी लेंगे ताकि ये एक चीज़ें हमारी होती जाए। तो मैं खुद कहता हूँ कि अल्लाह का रिजल्ट आपका अगले हफ्ते आए, यानी कि अगस्त के आखिर पे मेरी थोड़ी सी मसरूफियात है वो भी ख़त्म हो जाएंगे तो मुझे टाइम भी मिल जाएगा। तो रिजल्ट की जल्दी ना करें, आना तो है, जब भी खैर का है आएगा, रिजल्ट ज़रूर आएगा, आप जल्दी ना करें। इंशाल्लाह जब भी खैर का है मुतमिन रहे और अपनी स्टडी जारी रखें। अभी एजुकेटर्स की सीटें आ गई हैं, उस हवाले से भी इंशाल्लाह आपने टॉप प्रायोरिटी पे अपने लेक्चरर को रखें। बाकी हर जॉब के लिए इंसान को एफर्ट करनी चाहिए, इसके भी हवाले से भी अपने दोस्त अब आपको ज़रूर बताएं। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी क्वेश्चन टाइम है जी आपका।